मेरा नाम नेहा है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है, यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाक़या। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन पहले रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरीके से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है और बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों से बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालात बहुत ख़राब थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं इसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी कोई मदद करनी चाहिए थी, मगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वह कहने लगी, मुझे अभी थोड़ी देर में पुलिस सारे घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए कहा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वह कहने लगी, तुम्हें ईश्वर का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम्हें भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसीलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी की टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में
मैं उसको कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही क्षण वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहाँ से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुस चले आए थे। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सो रही हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसी की तलाशी कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बन आई। मेरी सांस अटकने लगी थी कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहला वाला बोला, मैडम वह इस घर में भी नहीं है। मेरा ख़याल है इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट बाद में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से थर-थर काँप रही थी वह। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ न जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसने थोड़ी होश आई। मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके सामने ले आई। ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे लग ही नहीं रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालात में सुधार आ चुका था। तब मैंने उससे बात की। शुरुआत की तो कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस वाले आपके पीछे क्यों पड़ी हैं और यही कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फ़रार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर भी वह मुंबई जेल की जेलर है? मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा। आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हैं? तो वह कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं यह सब आपसे इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ क्या हालात हैं। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक़ है तो सुनो। मेरा नाम पूजा है और मैं एक बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए, चाहे काम कितने ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा। कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान कभी भी 1 रुपये की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा घर
गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से ही होता रहा। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसीलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घर रोज़ाना नए नए पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके घरों में बच्चे कितने अच्छे हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटी से क्लर्क के जैसी। पिताजी हंसकर बोले, बिटिया रानी तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहा करती थी, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल के जेलर लग जाऊंगी? पिताजी हंसते हुए कहते, इतनी हैरानी वाली बात क्या है इसमें, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी गुस्से में कहा था, रिश्वत ना और ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिता का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फ़र्ज पर जान भी दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और मेरा बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उसकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई जेल के जेलर बनना है, और इसके लिए मैं भी जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई के जेलर सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में बहुत से तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी मेरे अंदर जो मेरे पास थी। जब मैं वहाँ सैल्यूट करती तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था। पूजा यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूँ चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूँ खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, पूजा फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह बताती, उनको खाना दिया जाता, उनको वापस भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि वहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेलर उससे बढ़कर खौफनाक होती हैं, जो औरतें जो बहुत ख़तरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी, उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी। इसीलिए ना सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को भी खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे पसंद करने लगी थी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। और वे बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ नहीं करती थी,
बस रोज़ आती रहती और बगैर किसी वजह के सबको मारपीट थी। मैंने सभी पुलिसकर्मियों से कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए सरेंडर कर दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से बेरोज़गार से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को बहुत सराहा गया, बहुत सारी तारीफ हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक आला अफसर राघव का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात रखते थे जैसे मेरे पिताजी के थे, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर देसी घी के भरे हुए डिब्बे